हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चेयरफुल माइंड्स। तो दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है और इस चैनल से किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस चैनल को बनाने का पर्पज़ भी बताती है। ये कहानी है रामन की। रामन का जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पैदा होने के लगभग 3 साल तक वह अपने घर के आंगन में खूब हंसता खेलता है। कभी अपनी माँ से हंसी ठिठोली करता है तो कभी अपने पिता से लिपट जाता है, कभी अपने भाई को सताता है तो कभी अपने दादा दादी की गोद में खेलता है। 3 साल की उम्र होते होते रामन बोलना सीख जाता है और उसके माता पिता रामन का एडमिशन एक पास ही के स्कूल में करा देते हैं। रामन स्कूल जाना शुरू कर देता है। सुबह सवेरे उसकी माँ रामू को अच्छे से नहला धुला कर तैयार कर कर स्कूल छोड़ाती। रामन अपनी माँ को वहाँ से वापस जाता देख बिलक बिलक कर रोता। उसकी माँ का भी ये मन नहीं करता कि रामन को वहाँ छोड़े, लेकिन उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो ऐसा करने के लिए विवश होती है। इसलिए वो अपने रामन को स्कूल में छोड़कर वापस घर आ जाती है। वापस घर आने के बाद वो बेसब्री से इंतज़ार करती है कि कब छुट्टी हो और रामन को वापस घर लेकर आया जाए। और इसी इंतज़ार में छुट्टी होने से थोड़ी बहुत देर पहले ही वो वापस स्कूल की तरफ मुड़ जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बच्चा भी अपनी माता को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों घर की ओर आ जाते हैं। धीरे धीरे रामन को इसकी आदत लग जाती है और वो अपनी माँ को जो भी स्कूल में होता है उसकी बातें बताता है और दोनों उन बातों पर खूब हंसते हैं। रामन के कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। रामन ने अभी इन सब चीज़ों की आदत डाली ही थी कि रामन दूसरी कक्षा में आ जाता है और जैसे ही वो दूसरी कक्षा में आता है उसकी माँ बगल वाले घर में पढ़ा रही एक लड़की से उसकी ट्यूशन की बात कर लेती है। और जैसे ही रामन को यह पता लगता है कि उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन की बात कर ली है, उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि लगभग आधा ही दिन उसका पढ़ाई में चला जाता था और आधा ही दिन बच पाता था खेलने के लिए, और अब उसमें से भी कटौती। तो ये सुनकर उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही भलाई है जो मेरी माताजी ने मेरे लिए फ़ैसला लिया है, और उस फैसले को स्वीकार कर लेता है। अब रामन 5वीं कक्षा में आ जाता है और घर वालों से ये ज़िद करता है कि उसे एक पास ही के बहुत बड़े और नामी स्कूल में एडमिशन लेना है, क्योंकि वो अपने कई सारे दोस्तों से सुन चुका होता है कि उस स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, उस स्कूल में बहुत तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, उस स्कूल में बहुत बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड्स हैं, डिजिटली पढ़ाई कराई जाती है। इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और उसका मन करता है कि मैं भी काश इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाऊँ, और वो अपने घर वालों से इस चीज़ की ज़िद करता है। इस पर रामन के पिता कहते हैं कि बेटा, वो स्कूल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 95% अंक लाने होंगे। क्या तुम इतने अंक ला पाओगे? रामन इस बात को सुनकर थोड़ा झिझकता है, लेकिन वह अपने पिता को तुरंत उत्तर देता है कि हाँ पिताजी, मैं ज़रूर लाऊंगा। और उसके बाद रामन अपने मनोरंजन के समय में से और ज़्यादा कटौती कर देता है, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। पूरी साल तक जी जान एक करने के बाद आखिरकार रामन उत्तीर्ण होता है और अच्छे नंबरों से पास होता है। उसके 98% आते हैं और क्लास में 2nd पोजीशन पर वो आता है। अपना रिज़ल्ट देखकर रामन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक अलग ही कल्पना की दुनिया में गोते लगाते हुए वो अपना रिज़ल्ट लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है और हंसते हुए अपने पिता के हाथ में वो रिज़ल्ट देता है और कहता है कि पिताजी, मैंने कर दिखाया। रामन के पिता रामन का रिज़ल्ट देखते हैं और एक तरफ उसे, फिर मन में कुछ सोचते हैं और अपनी खुशी को दबाकर रामन से कहते हैं कि बेटा शाबाश, तुमने कर दिखाया। मैंने कहा था ना, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और इससे पहले ही कि रामन कुछ कह पाता, रामन के पिता तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि बड़े स्कूल्स, डिजिटल बोर्ड्स, इनसे कुछ नहीं होता। अगर तुम मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे अंदर लगन है, तो तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये कहते हुए वो रामन से कहते हैं कि तुम्हें उस स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस स्कूल में तुम अभी जाते हो वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है,
तो तुम क्यों इतनी दूर जाना चाहते हो, जिसके लिए हमें बस भी लगानी होगी, जिसका हमें किराया भी देना होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखो और इसी स्कूल से 8वीं करके बाहर निकलो। अपने पिता से इन बातों को सुनकर रामन मन मारते हुए उनकी बातों में हामी भरता है और अपना रिज़ल्ट लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रामन के जाने के बाद उसके पिता और उसकी माता काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि रामन के पिता चाहते तो हैं कि उनका बेटा उस बड़े स्कूल में जाए, अपने भविष्य को संवारे, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। रामन के पिता की जो तनख्वाह होती है वो लगभग 18,000 रुपये मासिक होती है और उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। रामन के पिता अपने 2 बूढ़े माँ बाप, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को संभालते हुए अगर ये सोचे भी कि अपने बच्चे रामन को एक अच्छे स्कूल और बड़े स्कूल में पढ़ाया जाए, तो वो उसकी फ़ीस पे करने में असमर्थ थे, क्योंकि उसकी मंथली फ़ीस लगभग 7,000 रुपये थी, जो लगभग रामन के पिता की सैलरी की आधी थी। ये सोचकर मन मारते हुए उसके माता पिता रुक जाते हैं और रामन को मजबूरी में उस छोटे स्कूल में ही पढ़ाते हैं। भारत में रह रहे अधिकांश परिवार मिडिल क्लास ही हैं। भारत में ज़्यादातर स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि टीचर आते हैं और बच्चों को रोबोट समझते हैं। वो आएंगे, किताबों से जानकारियों के तीर निकालेंगे और बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। बच्चे इससे घायल हो जाते हैं, उन जानकारियों को रटने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय की। बिना बच्चों को ये बताए कि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है, जो वो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट उन्हें किस चीज़ में मदद करने वाला है, उससे उन्हें क्या ज्ञान हासिल होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय टीचर्स केवल उनमें छिपी जानकारियों को निकालते हैं और बच्चों के माथे में उड़ेलना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने और जानने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उनका फोकस इस बात पर रहता है कि पेपर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अहमियत मार्क्स को दी जाती है, और बच्चा जब ये देखता है कि जो ज़्यादा नंबर लाता है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है और उसे टॉपर माना जाता है, तो बच्चा भी मार्क्स ज़्यादा लाने की होड़ में चीज़ों को समझकर याद करने की बजाय उन्हें रटकर याद करना शुरू कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि मार्क्स ज़रूरी नहीं है या मार्क्स आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नो। मैं पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि मार्क्स जो होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान था, पर मेरा मानना ये है कि पढ़ाई मार्क्स ओरिएंटेड ना हो करके नॉलेज ओरिएंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। तब बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब बच्चों को किसी चीज़ की नॉलेज होगी और आप उनसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली वो उसका आंसर कर पाएंगे। बच्चे को अगर पता होगा कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है और कैसे वो उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होना स्टार्ट होगा। वो चीज़ों को समझना शुरू करेगा बजाय रटने के, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगे, केवल एग्ज़ामिनेशन में ही नहीं बल्कि जब भी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कहीं पर ज़रूरत होगी तो वो उस ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। इस बात को NCERT ने समझा और अपनी टेक्स्ट बुक्स में NCF 2005 इसके अंतर्गत, इसके अंडर में अपनी टेक्स्ट बुक्स में कुछ बदलाव किए। उनके कंटेंट को कुछ इस तरह से बदला कि वो बच्चों को रटवाने की बजाय उनकी समझ विकसित करने पर ध्यान देने लगे। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। In English, it is known as National Curriculum Framework। अब NCERT ने टेक्स्ट बुक्स तो बदल दी, लेकिन जो टीचर बच्चों को उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा रहे थे वो वही थे। उन्होंने नई टेक्स्ट बुक से ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्यों उनमें बदलाव किए गए, उनका बच्चों की समझ पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये बात सारे स्कूल्स के लिए नहीं कह रहा,
लेकिन अधिकांश स्कूल, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में यही हुआ और अब भी यही हो रहा है। टीचर क्या करते हैं, NCERT की बुक्स उठाएंगे और उसमें से जानकारियाँ निकालेंगे, हाईलाइटेड करेंगे और बच्चों को उन जानकारियों को रटवाएंगे। जो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या इस तरह के प्रश्न होते हैं जिससे बच्चों की समझ में विकास हो, उन क्वेश्चन को वो छुड़वा देते हैं। कहते हैं कि ये आपके काम के नहीं हैं, इन्हें आप स्किप कर दीजिए और मेन कंटेंट के कुछ क्वेश्चंस के आंसर टिक करा के चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और बच्चे की समझ विकसित तो नहीं हो पाती, लेकिन वो उसे अच्छे से रट ज़रूर लेता है। मेरा इस चैनल को खोलने के पीछे यही पर्पज़ है कि बच्चों की समझ को डेवलप किया जा सके, ताकि जिस पढ़ाई से वो डरते हैं, दूर भागते हैं, उस पढ़ाई को वो समझें कि आखिर वो है क्या, वो कैसे अपना विकास कर सकते हैं उस पढ़ाई के द्वारा, और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें और चीज़ों को धीरे धीरे सीखना शुरू करें और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। 5वीं क्लास तक बच्चा लिखना, बोलना और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेता है। 5वीं क्लास तक बच्चे को ज़रूरत होती है एक पर्सनल मेंटोर की, यानी कि कोई ना कोई पर्सनली उसे देखने वाला होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से लिख रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है। लेकिन 6ठी क्लास से बच्चे के बेसिक डेवलप होने होते हैं, यानी कि बच्चे की जो सोच होती है, समझ होती है, अब उसका विकास होना शुरू होता है। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं जिसे हम जानते हैं जूनियर हाई स्कूल, यानी कि 6th to 8th, ये जो टाइमिंग होती है, ये जो 3 साल का पीरियड होता है, ये इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है बच्चे के लिए कि उसके सारे बेसिक्स, उसकी नॉलेज, उसकी समझ खुलनी शुरू होती है चीज़ों के लिए। और अगर इन 3 सालों में उस बच्चे पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो उसकी समझ को इस तरह से विकसित किया जा सकता है, वो इस रास्ते पर आ सकता है कि आगे जाते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसे फिर किसी टीचर की ज़रूरत ना हो, वो बुक से खुद स्टडी कर पाए, उन चीज़ों को समझ पाए, इंडिपेंडेंट बने और आगे जाके किसी रोज़गार के चक्कर में या वैकेंसीज़ के चक्कर में परेशान ना हो, बल्कि अपने आप को इतना डेवलप कर चुका हो कि उसके लिए केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के दरवाजे खुले हुए हों। मैं इस क्रूशियल स्टेज में बच्चों में उन आदतों का निर्माण करना चाहता हूं जिससे वो इंडिपेंडेंट बन सकें, भारत के लिए एक असेट का काम कर सकें। भारत क्या है? भारत अपने समाज से मिलकर भारत बनता है और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं बच्चे। अगर मैं बच्चों में उन आदतों का निर्माण करूंगा, अगर मैं बच्चों के माइंडसेट को विकसित करूंगा, उनके जीवन को विकसित करूंगा, तो मैं अल्टीमेटली भारत के भविष्य को विकसित कर रहा हूँगा। तो जहाँ तक मुझसे हो सकेगा इस चैनल के द्वारा मैं योगदान करने की पूरी कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा सकें। उनका ध्यान उस तरफ लेकर जाऊँगा जो आज के टाइम में अधिकतर टीचर्स नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर में सब बोलते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उस बदलाव को लाएगा कौन? NCF 2005 के द्वारा NCERT बहुत पहले ही इस काम को कर चुका है, लेकिन हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर बच्चों तक उस जानकारी को पहुंचाते हैं वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं बच्चों में कुछ ऐसी आदतों का डेवलपमेंट करना चाहूँगा जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकें, जिसमें रीडिंग है, एक्सरसाइज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं टाइम के साथ इस चैनल पर आप लोगों को बताऊँगा। और कैसे अपने स्किल सेट को डेवलप करना है, अपनी हॉबीज़ को नहीं छोड़ना और कैसे अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखना है और बड़ी से बड़ी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है, ये सब मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा। और ये 3 साल का जो पीरियड है, ये 3 साल का जो पीरियड है, इसे आप समझिए कि ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें आप मुझसे जुड़िए। इन 3 साल के अंदर जब आप इस कोर्स को करके बाहर निकलेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपके बिहेवियर में कितना चेंज आया है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका होगा
और आपका जो अब सोचने समझने का नज़रिया होगा, लाइफ को लेकर जो नज़रिया होगा और करियर को लेकर जो नज़रिया होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके होंगे और आप अपने आप को काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके होंगे और उस रास्ते पर आप होंगे जिससे आप अपने आप को पूरी ज़िंदगी विकसित कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी विकसित कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 3 साल का कोर्स होने वाला है ये है किन के लिए। तो 6th to 8th क्लास ये ऑडियंस है मेरी जिन्हें मैं सिखाने वाला हूँ। और यूपी बोर्ड और सीबीएसई, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स को मैं इस चीज़ को सिखाऊंगा। ये कोर्स उन्हीं के लिए है और ये कोर्स बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जो यूपी बोर्ड होगा वो तो हिंदी में ही चलता है, हमारा SCERT वो मैं हिंदी में ही प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जो हमारा CBSE होने वाला है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि उसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी देखूँगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी देखूँगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। आप लोगों को इस कोर्स को एक तरीके से करना होगा, क्योंकि माइंडसेट इस तरह की चीज़ नहीं होती जो एक दिन में डेवलप हो जाती है या जो बहुत आसानी से हो जाती है। मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा और आपको वो सीखनी होंगी, आपको उस तरफ मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करने से बस पीछे मत हटिएगा। मैं हर चीज़ को आसान करके आप तक पहुंचाऊंगा, एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा। बस आप चीज़ों को समझते चलिएगा और उनका प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलिएगा। धन्यवाद।